नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राज्यसभा चुनाव के रण में राजस्थान की 4 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। इस दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोप भी लगे। धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने वोट करने में गलती कर दी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट डाल दिया, जिसके बाद शोभा रानी के वोट पर सवाल उठाए गए। वहीं बीजेपी विधायक कैलाश मीणा के वोट पर भी सवाल उठाए गए। इस खेल से निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा का गणित बिगड़ सकता है, जो 8 क्रॉस वोटिंग का दावा कर रहे थे। वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में आपत्तियों के निस्तारण तक सभी 4 राज्यों में मतगणना पर रोक लगाई गई। तीनों राज्यों ने ईसीआई को रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके चलते मतगणना पर रोक लगाई गई। हालांकि अब इजाजत मिलने के बाद वोटों की गिनती फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और 1 सीट पर बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कौन जीतेगा, ये नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। राज्यसभा चुनाव की तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत के दावों पर कायम रही। बीजेपी मतदान के दौरान आश्वस्त नजर आई। क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्रियों ने तीनों सीटों पर जीत का दावा किया। फिर कहूंगा, तीनों सीटें हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भगदड़ मची हुई वहाँ पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया, उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना 4 सीटें 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। ओके। एक भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मीणा जी है, उन्होंने उनको भी वोट दिखाया और मेरे को भी वोट दिखाया, तो मैंने उनको शिकायत की है निर्वाचन आयोग को कि इनका वोट कैंसिल करना चाहिए। वो उनको फैसला लेना है, लेकिन हम तीनों जीत रहे हैं। षड्यंत्र हारा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, और कांग्रेस और लोकतंत्र जीता है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी प्रथम चक्र में, प्रथम वरीयता में वो निर्वाचित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इतने कमजोर हैं कि जितने उनके वोट थे वो उनको संभाल नहीं पाए, उसमें से भी खारिज होंगे। हमारे 126 वोट हैं। हम पहले से कह रहे हैं, सरकार जब से बनी है वो 126 हमारे साथ रहे और 126 के 26 कांग्रेस पार्टी को पड़ेंगे। 3 उम्मीदवार तो हमारे जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेटबैक रहेगा कि जो उनकी खुद की संख्या है वो वोट भी उनके पूरे नहीं डल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान लीडरशिप नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं है। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी गप्पे मारना, बड़ी बड़ी डींगे मारना और डायलॉगबाजी करना। 3.5 बरस से जैसे जनता के मुद्दों पर ये झूठ बोलते, वैसे ही झूठबाजी चली। इनकी आपसी लीडरशिप में बहुत जबरदस्त टकराव है, ये बिखरे हुए हैं और जो लीडरशिप इनकी तय नहीं है, यही कारण है कि ये बिखर गए और आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहे। बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, बीजेपी तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई थी। और बीजेपी की हालत ये है कि उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। हमारी तो हार है ही नहीं ना, पार्टी तो लड़ नहीं रही थी, निर्दलीय है, उनको समर्थन किया था। बीजेपी को तो 1 सीट पे लड़ना था, 1 सीट पे जीतना था, जीत गए। हार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। चुनाव ऐसी चीज होती है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। हमारे वोटों के आधार पर हमने मुख्यमंत्री को घुटनों के ऊपर चलाया है। आपने और राजस्थान के लोगों ने देखा है कि बाड़े में बंद रहा, मुख्यमंत्री वोटर को लेकर आकर उसके साथ लाइन में खड़ा रखकर वोट डलवाता है। इससे ज्यादा और क्या बीजेपी कर सकती है। एक वोटिंग क्रॉस वोटिंग हुआ तो विधिवत हमने व्हिप का उल्लंघन है, नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। चुनाव के परिणाम अब कुछ ही घंटों दूर है, पर चुनाव के अंदर जिस निर्लजता पर सरकार उतरी, सरकार ने जिस प्रकार का प्रलोभन दिया और प्रतिपक्ष के विधायकों को मुकदमों के माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से दबाने का प्रयास, और जिस प्रकार निर्दलियों को खान आवंटन से लेकर और जघन्य अपराधों के मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया,
इस प्रकार मैं समझता हूं कि जो कृत्य हुआ है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। अब हमारे एक माननीय विधायक के बारे में इस प्रकार की बातें हैं और निश्चित तौर पर पार्टी का नेतृत्व के सामने सारा मामला लेकर मैं जाऊंगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। हम तो आश्वस्त हैं, अब 5 बजे काउंटिंग होगी, 5 बजे काउंटिंग के बाद सारा पता लगेगा। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस 4 में से 3 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव में सीएम गहलोत की जादूगरी देखने को मिलेगी और नतीजों में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। तो वहीं बीजेपी अपने दावे के साथ घनश्याम तिवाड़ी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का भी दावा कर रही है। नतीजे आने के बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि आखिर किसके सिर सजेगा ताज। राज्यसभा के रण में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या चुनाव में फिर चलेगी जादूगर की जादूगरी या फिर बीजेपी अपने दावों में होगी पास? चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से अरुण शर्मा है। अरुण जी आपका स्वागत है। बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर हैं। शैलेंद्र जी आपका स्वागत है। शैलेंद्र गुर्जर जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आज अभी भी आश्वस्त है क्या सर जीत को लेकर या फिर बाजी उल्टी पड़ गई है? देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्पष्ट थी कि हमारी एक सीट निश्चित रूप से निकलेगी। जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, वो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो संख्या बल पर आधारित होता है और हमें पता था कि हमारे 71 वोट हैं, एक पे हमारी जीत निश्चित थी। चूंकि डॉक्टर चंद्रास्वामी निर्दलीय उम्मीदवार थे तो हमारे 30 सरप्लस वोट थे, तो हमने उनको समर्थन दिया था और उन्होंने अपील की थी, डॉक्टर चंद्रास्वामी जी ने अपील की थी सुभाष चंद्रा जी ने, कि जो राजस्थान के हालात हैं, जिस तरह से 3.5 साल का कुशासन है, जो नीतियां हैं, जनता के काम नहीं हुए हैं, जो विधायक नाराज चल रहे थे, उनके बयान पब्लिक डोमेन में थे, आप देखिए उन सब को लेते हुए उन्होंने एक अपील की थी कि आप अपने मन की बात को रखिए ताकि राजस्थान की आवाज बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की जो है वो नैतिक हार है। कैसे? क्योंकि आप देखिए जब से राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों की घोषणा होती है, मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी, प्रमोद तिवारी जी, तीनों बाहरी व्यक्ति हैं और जैसे ही इनकी घोषणा होती है वैसे ही राजस्थान में जो विधायक हैं उनके बयान जो है वो विरोध के बयान आते हैं, नाराजगी भरे बयान आते हैं कि राजस्थान से क्या हमको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला योग कि हम उसको राज्यसभा भेज सके। क्योंकि राजस्थान की जनता की जो भावनाएं हैं, राजस्थान के जो मुद्दे हैं, राजस्थान की आवाज को कौन बुलंद करेगा? तो मैं एक तरह से मानता हूं ये कांग्रेस की नैतिक हार है। जो 3 बाहरी व्यक्ति हैं वो उन्हें ना तो राजस्थान के बारे में जानकारी है, ना राजस्थान के मूल विषय जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, यहाँ के विकास क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और वो धरातल पर आई नहीं आई और क्या आगे योजनाएं बन सकती हैं, इस बारे में उनको जानकारी है नहीं। तो मैं ये मानता हूं जो हमारे प्रत्याशी हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, जो जीतेंगे वो राजस्थान की आवाज बनके और राजस्थान की जनता की आवाज बनके उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनके जो यहाँ हमारे मूलभूत समस्याएं हैं उनको वहां उठाएंगे और एक निश्चित तौर पर एक अच्छी पॉलिसी बनाने में वो नरेंद्र मोदी जी का हाथ सुदृढ़ करेंगे। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि राज्यसभा का चुनाव आंकड़ों पर निर्भर करता है। जाहिर तौर पर यह जग जाहिर है कि जो नंबर गेम है उसी का सारा खेल होता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की नैतिक हार है। सर जीत तो जीत होती है ना, जब मेजोरिटी है कांग्रेस पार्टी के पास और आपके ये दावे थे कि साहब टूट होगी कांग्रेस पार्टी में, वो तो नजर नहीं आई, बल्कि आप ही के विधायक के ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप लग गए। पराग जी, इसलिए मैं नैतिक हार कह रहा हूं। आप देखिए जब से इनके तीनों बाहरी प्रत्याशी घोषित हुए तब से इनके 20 से अधिक विधायक, चाहे इनके संयम लोढ़ा जी हो, चाहे भरत सिंह जी हो, चाहे आप देखिए दयाराम परमार हो, मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो सबने नाराजगी व्यक्त की और उस पर असंतोष जाहिर किया। आप देखिए जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो तो अधिकृत थे, उनको पता था कि हमारे पास 71 वोट है तो हमारा तो निश्चित एक सीट निश्चित है, इसलिए हमने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया था। आप देखिए आज जो 10 दिनों से घटनाक्रम हुआ वो पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आप देखिए किस तरह से बाड़ेबंदी की गई, होटलों में मौज मस्ती हुई, खाना पीना हुआ, आप देखिए नाच गाने हुए, किस तरह से पैसे को बर्बाद किया गया, यहाँ से महंगे महंगे जेट लेके उनको सारे विधायकों को लेके जाया गया। आप देखिए अभी 4 दिन पहले ही
देखिए जो बसपा से कांग्रेस में विधायक आए थे, ठीक और है। उनके खिलाड़ी लाल बैरवा जी जो कांग्रेस के विधायक थे, उन सबको साथ लेके किस तरह सीएम ठीक है, अशोक गहलोत ये जी सारा गए। घटनाक्रम तो हमने हॉर्स देखा, ट्रेडिंग का लेकिन अभी थोड़ा इंतजार और करते हैं, चूंकि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो वो सबके सामने नहीं, होगा। लेकिन निश्चित- उससे पहले अरुण जी का एक कमेंट मैं ले लूं इस पर। अब अरुण जी, क्या अशोक गहलोत ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में सबसे पुराने नेताओं में शुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी जादूगरी के लिए हमेशा फेमस रहते हैं, और अपनी पॉलिटिक्स को लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर फैसला क्या आने वाले वक्त में हो सकता है? आंकड़ों की बाजीगरी को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से साबित हुए हैं इन सारे पैमानों पर। देखिए पराग, वैसे तो अधिकृत नतीजे अभी आने में और थोड़ी सी देर है जी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है। स्पष्ट इसलिए भी कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुभाष चंद्र जी का विधानसभा में इंटरव्यू देखा था। वो कह रहे थे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सतीश पूनिया जी का भी मैंने बाइट सुना आपके ही प्रोग्राम से। वो गीता की शरण में चले गए हैं कि गीता में लिखा है जो हो रहा है अच्छा ही होगा, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इससे मतलब नतीजे तो अब सामने हैं इन बातों से। अशोक गहलोत जी की जादूगरी का आपने चर्चा की, और एक्चुअली ये चर्चा बहुत ज्यादा है मीडिया में कि वो जादूगरी दिखाते हैं। मैं इसको थोड़ा और सरल कर देता हूं आपके लिए जी। कोई जादूगरी नहीं है इसमें। जादूगरी है जीवंत संवाद, लगातार लोगों से संपर्क में रहना। हर गांव, राजस्थान की हर गांव ढाणी में मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस गांव के 5 आदमियों को नाम से जानते हैं। इतना गहन उनका संपर्क है, संवाद में वो विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लगभग हर विधायक से वो मिले हैं। अगर वो बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी करने गए हैं, कोई भी दिक्कत है वो सुनी गई हैं। और ये देखिए स्वस्थ प्रजातंत्र इसे कहते हैं, लेकिन हमारी शायद आदत अब छूट चुकी है। अगर कोई विधायक कोई टिप्पणी करे, अपने विचार व्यक्त करे, सुझाव दे, तो उसको ऐसा माना जाता है कि असंतोष है और अब देखना बिखर जाएगी, सरकार जाने वाली है। 3.5 साल से पराग हमारे ये जो दोस्त लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे हैं कि ये सरकार अब गिरने वाली है। अब इस बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं। कितनी बार हम उनको सबूत दें कि ये जो कयास आप लगाते हैं, ये तिकड़म की राजनीति राजस्थान में नहीं चलेगी। आपने चला ली होगी कहीं। 3.25 साल में इनने क्या क्या कोशिशें नहीं की हैं इस बारे में, लेकिन हर बार विफल हुए हैं। एक बार फिर विफल हो गए हैं। अब ये नैतिक अनैतिक की बात करने लगे हैं, हास्यास्पद। ये कह रहे हैं कि 10 दिन सरकार बाड़ेबंदी में रही। मैं मानता हूं, हमको इसकी जड़ में जाना चाहिए कि ये बाड़ेबंदी का सिलसिला कब से और क्यों शुरू हुआ है। बाड़ेबंदी सफल हो गई अरुण जी? इस देश में 6 या 7 सरकारें ऐसी हैं जो पब्लिक के जनादेश के बावजूद खरीद फरोख्त से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद ईडी सब जोड़ जाड़ के गिराई हैं और बनाई हैं अपनी। मध्य प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, पिछली बार की गोवा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी इनने 1.5 दिन की देवेंद्र जी की सरकार बनाई थी। राष्ट्रपति जी को सुबह 4 बजे उठा के 6 बजे शपथ ग्रहण हो गया मॉर्निंग में। तो ये सारे घटनाक्रम जनता की ठीक है उसमें इकट्ठे होते जा रहे हैं और कभी तो इसका जवाब आना ही है। तो ये राजस्थान में जो हुआ है वो ये तिकड़मबाजी की हार है, एक जीवंत प्रजातंत्र की जीत है, जिसमें एक मुख्यमंत्री आगे से लीड कर रहा है, सबकी सुनता है, सबके ग्रीवेंसेस ठीक करता है। अरुण जी, बाड़ेबंदी सफल हो गई ना? फिर कहीं कोई ग्रीवेंसेस हो तो आप उसको उठाएं। हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं
जो 24 सांसद जिस पार्टी को राजस्थान की भूमि ने और जनता ने दिए, ठीक वो है, मुंह पे चिप लगा के वर्षों से बैठे हैं। ठीक है। अरुण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? न तो आपने संसद में देखा होगा, न अखबारों में देखा होगा, इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या अरुण जी? ईडी वगैरह लगा के जीतना चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान की जनता ने भी, क्योंकि ये नापसंद किया है, ये रवैया ठीक है। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? सुनिए, अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे बाड़ेबंदी में चले गए, ये चाहते नहीं, मेरा सवाल वही है सर, बाड़ेबंदी क्या सफल हो गई? अरुण जी, बाड़ेबंदी सफल हो गई क्या? हाँ, नहीं, लेकिन आरोप है ना कि सब वहां नाच गाने चले और इनके यहाँ तो चले नहीं क्या अरुण जी? देखा है, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है, टीवी पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, वहां क्या क्या हुआ है आपने देखा है। मौज मस्ती की है विधायकों ने, हुआ है, क्या मौज मस्ती है, क्या क्या मौज मस्ती हुई है। अगर शाम के वक्त कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप नाराज है क्या राजस्थान की संस्कृति से? आपकी तकलीफें क्या है? ये तो सब जगह होता है, एक बड़ा कार्यक्रम होता है, नहीं झलक रही थी वहां पे, राजस्थान की संस्कृति नहीं झलक रही थी। आज आपका दिन नहीं है, कुछ भी आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सब स्पष्ट हो चुका है। अगर आप लोग सीधे रास्ते चलते, अपनी एक सीट जो आपकी हक था उस पे बने रहते और ये नौबत नहीं आने देते कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बन जाए, ठीक है, तो बहुत सुविधा से भी हो सकते थे सारे चुनाव। ठीक है, चलिए शैलेंद्र जी, एक क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल मेरा आपसे है, कैसे हुई सर क्रॉस वोटिंग? देखिए, हाँ, हमारे एक माननीय विधायक हैं शोभा कुशवाहा जी, उन्होंने वोट डाला है और इस पे निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता है उन्होंने व्हिप जारी किया था, तो वो उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, उस पे बिल्कुल उनको नोटिस जारी किया जाएगा और उस पे केंद्रीय नेतृत्व कोई ना कोई जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे हॉर्स ट्रेडिंग करने का, अनुचित साधन उपयोग करने की बात करी थी, आज देखिए वो बिल्कुल साफ हो गया है। आप देखिए हॉर्स ट्रेडिंग की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आप देखिए जो विधायक नाराज थे, उन विधायकों को प्रलोभन देके इन सबको ले गए। जितने भी विधायक नाराज चल रहे थे, मैं आपको 20 विधायकों के नाम गिना सकता हूं, अब उनको क्या प्रलोभन दिया, क्या आश्वासन दिया, आप देखिए खनन आवंटन से लेकर समर्थक विधायकों से हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई फिर सर? उनके जो अपने ही समर्थक विधायकों से हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई? नाराजगी अगर है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ही सुनेंगे ना उनकी बात, कोई और थोड़ा ना सुनेगा आके। नहीं तो ये क्लियर हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई कोई भी, ना कोई अनुचित साधन उपयोग किया गया। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही प्रलोभन देके, लेकिन दावे तो शैलेंद्र जी आपके बड़े बड़े थे, आपके बड़े बड़े दावे थे कि 13 निर्दलीय हमारे साथ हैं, कि कांग्रेस के खुद विधायक नाराज चल रहे हैं, वो सपोर्ट करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार को। ये दावे कहां गए फिर? देखिए पराग जी, और ये नाराजगी कहां गई फिर? देखिए पराग जी, ये आपने देखा होगा, अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने और जो निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा जी ने अपील की थी, उन्होंने यही कहा था विधायकों से, जो 3.5 साल में राजस्थान के जो हालात हैं, जनता के काम नहीं हो रहे, जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है। आप देखिए हर तरफ भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, महिलाएं, बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आप देखिए बेरोजगारी में पहले दूसरे नंबर पर रहते हैं, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर हैं। आप देखिए किसानों से जो इन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में, वो किसानों का इन्होंने अब तक कर्जा माफ नहीं किया है। आप देखिए तमाम बातें जो थी, इन सबसे नाराजगी थी और वो जनता भी सवाल और है मेरा, ठीक है, एक सवाल और है, उसके बाद अरुण जी आपके पास आ रहा हूं मैं, कि राजस्थान की जनता सही फैसला ले, क्योंकि तीनों जो इनके प्रत्याशी थे वो भारी व्यक्ति थे और जो सुभाष चंद्रा जी वो राजस्थान की धरती से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपील की थी। आप देखिए हमारी नैतिक जीत इसलिए भी हुई है कि राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी जी चुन के गए। ठीक है, चलिए एक सवाल था, लेकिन उससे पहले अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। एक तो मैं ये शैलेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूँ यार, ये बाहरी अंदरी ये अब सब सिलेबस से बाहर हो गया है भाई। चुनाव हो चुका और फैसले आपको स्वीकार करना आना चाहिए। इस राज्य में पिछले 3.25 साल में शैलेंद्र भाई साहब 8 उपचुनाव हुए, सीधे जनता के पास दोनों पार्टियां गई थी और 8 में से 6 कांग्रेस ने जीते हैं, 2 आप जीते हैं
6 में से मैं भी ये भी बता देना चाहता हूं। बात सुन लीजिए हुजूर, बात तो खत्म हो जाने दीजिए। वो 6 में से भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में आपकी, एक में जमानत जब्त हो गई, दूसरे में आप चौथे नंबर पे हैं। आपको किस तरीके से समझ में आएगा कि ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बाकी के देश में राम राज्य चल रहा है। हो नहीं रहा, क्या बात कर रहे हो रणजीत? रोज डेटा आते हैं, रोज मीडिया में आता है, रोज अखबारों में छपता है, राजस्थान की जनता को पता है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? इसका मतलब राजस्थान में भ्रष्टाचार है ही नहीं। आपकी एसीडी ऐसे ही अधिकारी कर्मचारियों को रोज गिरफ्तार कर रही है, महिला बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वो पेपरों में गलत छप रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो रोजगार है नहीं, युवा सड़कों पे है, आप ये कहना चाह रहे हो आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं? आप क्या बात कर रहे हो जी कि आपके राजस्थान में बहुत अमन चैन है, सुशासन है, ये कहना चाह रहे हो आप? कानून व्यवस्था आपकी बिल्कुल फेल हो चुकी है, वो पूरी जनता जानती है राजस्थान की। चलिए ठीक है, कल से करना, आज मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा, शोभा नहीं देता। देखिए कितनी त्वरित कार्रवाइयां होती हैं बलात्कार के केस में, ये नजीर है राजस्थान में। आपने भी 5 साल पहले राज किया था, 290 दिन लगते थे कोई भी फैसला, मतलब FIR होने में। यहाँ 80 दिन में ले आए हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार के गत 3 सालों में 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1200 मामले, 12,000 मामले ठीक है, नाबालिगों के हैं। चलिए अब ये इन सब पर बहस तो होती ही रहती है। अरुण जी कंप्लीट कर लीजिए आप, उसके बाद शैलेंद्र जी अरुण जी की बातों से ही जोड़कर एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। अरुण जी आप कंप्लीट करिए फटाफट। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा इनने चला रखा है उसका जवाब जनता बाकायदा इनको किश्तों में हर बार दे देती है। ठीक है, ये उसको नहीं मानने को तैयार है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, SOG कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले इनका प्रवक्ता नाराज था, SOG से भ्रष्ट कोई संस्था ही नहीं हो सकती, इनने जेब में रखा हुआ है। अभी इसी दौरान हो सकता है आपके चैनल पे हुआ हो ये कि इनने ACB को लगा दिया है, वो भ्रष्ट है। देखिए ये होशो हवास खो चुके हैं, और प्रोपोगंडा से, सिर्फ प्रोपोगंडा से कोई काम नहीं चलता। अगर मन लगा के इन्होंने पब्लिक के इश्यू उठाए होते, ढंग की बातें की होती तो बात और थी। इनने 3.5 साल सिर्फ इस जोड़ तोड़ में कि ये अब गिरेगी सरकार तब गिरेगी, इसमें निकाल दिए हैं, और उससे काम चलेगा नहीं। इनका खुद का घर जो डिवाइडेड है उसकी हम चर्चा भी नहीं करना चाहते, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। पर जनता को दिखता तो है ना यार, कितने गुट हैं, कितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कितने लोग आके इनको एक होने की सलाह देते हैं, केंद्रीय नेता, ये सब जनता देख रही है। ठीक है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा से अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मजबूती से सरकार चल रही है, हर बार आपको सबूत देती है, जनता भी सबूत देती है। और 2023 में आप देख लीजिएगा, ये अभियान पूरा 100% सारे संकल्प पूरे होंगे। ठीक है, अभी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद सीधा शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगा, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बड़ी बहस में स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद शैलेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि कई सारी बातें अरुण शर्मा जी ने बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, उसको लेकर कहीं सवाल मेरा यह है कि क्योंकि मैं आज पवन खेड़ा को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के पास जो नंबर होता है या फिर कांग्रेस को जो नंबर मिलता है चुनावों में, उस पर तो ध्यान पार्टी का होता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है और इस जुगत में लगी रहती है कि कहां पर कैसे और किस तकनीक के सारी सरकार को गिराया जाए। उसी का उदाहरण कांग्रेस के नेता लगातार देते आए हैं। पहला ये कि कैसे सचिन पायलट को लेकर सुभाष चंद्रा की ओर से बयानबाजी की गई, उसके बाद लगातार ये आप लोगों की ओर से कहा जाता रहा कि साहब कांग्रेस में फूट है और देखेगा कि एंड मौके पर क्या कुछ होगा। तो ये सारी चीजें क्या आपस में कनेक्ट होती हैं? देखिए पराग जी, आपने देखा होगा कि जोड़ तोड़ की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चला रहे हैं। इनको बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने प्रलोभन देके बसपा के 6 विधायकों का विलय कराया। इन्होंने 13 निर्दलीय विधायक थे, उनको आश्वासन दिया
वादे किए और उनसे समर्थन हासिल किया। तो जोड़ तोड़ की सरकार कांग्रेस पार्टी चला रही है। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, उससे नाराज होकर जो उनके खुद के स्वयं पीसीसी चीफ रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 19 विधायकों के साथ जाकर मानेसर चले जाते हैं और शीर्ष आला कमान से अपनी बात रखते हैं कि राजस्थान के क्या हालात हैं, अफसर सुन नहीं रहे, जनता के काम हो नहीं रहे, मुद्दे जो हमने वादे करके हम चुनाव जीतकर जो वादे करके हम आए थे, जो हमने जनता से वादे किए थे और हम चुनाव जीते और जो हमने घोषणा पत्र जारी किया, वो हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सब नाराजगी इनके विधायकों में थी और फूट इनके विधायकों में थी, जो वो मानेसर गए, जिसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुमत, देखिए आप, जो जनता ने आशीर्वाद दिया था उसको सहर्ष स्वीकार किया। आप देखिए ये जो बात करते हैं चुनावों की, जो विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वोट है वो 1.5 से 2.25 लाख वोटों का ही अंतर है। और जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आप देखिए 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजे और कांग्रेस पार्टी की हार हुई। आप देखिए जितने भी जिला परिषद के चुनाव हुए उनमें 33 जिला परिषदों में 21 जिला परिषद जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पंचायत चुनाव देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये किस बात कहते हैं कि बार बार उपचुनाव को गिनाते हैं? लेकिन प्रदेश स्तरीय चुनाव में क्या बीजेपी को अब ये समझने की जरूरत है कि हम मुद्दों को कैसे उठाएं, एक विपक्ष होने के नाते कैसे मुद्दों को सरकार से जवाब मुद्दों पर मांगा जाए या फिर जनता के सामने उन मुद्दों को पेश किया जाए, ताकि प्रदेश स्तर के जब चुनाव हो तो फिर पार्टी पर जनता भरोसा करे। बिल्कुल निश्चित। आप देखिए जो इनके विधायक नाराज हुए वो इसी बात पे तो नाराज हो रहे थे कि आपने जो वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, वो हम जनता के काम ही नहीं कर पा रहे। सर वही तो अभी अरुण शर्मा जी ने सवाल उठाया कि आप लोग जोड़ तोड़ करने में लगे रहते हैं, आप लोग मुद्दों को नहीं उठाते हैं। अगर क्राइसिस चल रहा है पार्टी के अंदर मुद्दों को लेकर विधायकों के या फिर सरकार और विधायकों के बीच में, तो कम से कम इस मुद्दे पर बीजेपी को खुलकर बोलना चाहिए ना। प्रदेश में आप उतरे ग्राउंड पर और जनता के सामने उन मुद्दों को पेश करें, सरकार से जवाब मांगे। पराग जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमें पता था हमारा आंकड़ा क्या है। चूंकि हमारे सरप्लस वोट थे इसलिए हमने डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया। जो राजस्थान के हालात है, मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज उठाई। आप देखिए किस तरह रीट का पेपर लीक होता है और बड़े स्तर पर धांधली होती है, और सरकार को जब भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज बनकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी तो इन्होंने रीट का पेपर कैंसिल किया। आप देखिए उसके बाद कितने पेपर, जेईई का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, अभी आपने पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखा होगा, आरएस का पेपर हो, सारे पेपर लीक हुए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज बनकर इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ा, जिसमें सरकार प्रेशर में आई। आप देखिए महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में इसमें बात उठाई, सड़क पे लड़ाई लड़ी। आप देखिए किसानों के मुद्दे पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कॉर्पोरेट बैंकों, जो बैंक है उनका, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका आपने कर्जा माफ नहीं किया है। आपने सिर्फ सहकारिता बैंक का कर्जा माफ किया। आज भी आप देखिए 60 लाख किसान जो है वो अपने कर्जा माफी की बात जोड़ रहे हैं। आप देखिए युवाओं से इन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें कंडीशन लगा दी कि आपको 4 महीने नौकरी करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसमें भी आप देखिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। आप देखिए भ्रष्टाचार की बात देखिए, इनके खुद के विधायक भरत सिंह जी 4 बार पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को कि जबरदस्त खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन माफिया पनप चुका है। इनके खुद के मंत्री, ठीक है, मुझे लगता है कि काफी सारे मुद्दे आपने उठा दिए। अरुण शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। अरुण जी इसमें एड ऑन और कर रहा हूं, मुद्दे और हैं पराग जी, ठीक है, कितने मुद्दे हैं राजस्थान में, खत्म नहीं होंगे सर, चर्चा खत्म हो जाएगी लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बुरा भी ऐसा चाहिए, मुद्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरुण जी राजेंद्र राठौर कह रहे हैं कि निर्लज्जता पर उतर आई है सरकार। देखिए निर्लज्जता मुझे नहीं पता ये कहां से लाते हैं, क्योंकि किराना स्टोर पे तो मिलती नहीं है, पर काफी निर्लज्जता इनके यहाँ से देखी जाती है। अभी मेरे दोस्त कह रहे हैं यहाँ इस पैनल पे कि ये जोड़ तोड़ की सरकार है। एक्चुअली बीएसपी के विधायक इनने तोड़े, एक बार नहीं 2 बार 6 बीएसपी के एमएलए जीते, स्वेच्छा से उन्होंने अपने क्षेत्रों के भले के लिए कांग्रेस में विलय कर लिया।
कोर्ट में भी केस चल रहे हैं पर उसका कोई फैसला नहीं है। और राज्यसभा के पिछले चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ वोट दिया था। कोई अभी भी उस सवाल समय भी चूंकि केस अरुण दर्ज उठ रहे हैं नहीं हुआ। उनकी वोटिंग सुन को लीजिए, लेकर। आप सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं यार, इनको देखो, इनका गुलदस्ता देखिए आप। कांग्रेस के आदमी, अरुण जी, राजेंद्र गूढ़ा जी ने क्या बयान दिया था? यार राजेंद्र भाई गूढ़ा साहब, जी ने आपके कांग्रेस के चैलेंज- कार्यकर्ताओं का जो अपमान किया था, उन्होंने कहा जब दरी बिछाने का समय आता है हम कांग्रेस छोड़ जाते हैं और फिर जाके वापस टिकट लाके जीतते हैं और शासन करते हैं। ये पर आप कांग्रेस भाई साहब, के ये कार्यकर्ताओं का कंट्रोल- ठीक है अपमान किया अरुण, था आपके ठीक है भाजपा शैलेंद्र के जी, एक विधायकों बार ने। वो एक एक करके स्टेटमेंट मुझे लगता है आपको कि याद नहीं है क्या? ठीक है सब्जेक्ट डिबेट चलिए, मुझे हो लगता है सकती कि है एक क्या? एक करके अगर बात रखेंगे आप लोग तो अच्छे से मैं भी समझ पाऊंगा, दर्शक भी समझ पाएंगे। और शैलेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अरुण जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ अभी रहा हूं। तो यार, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को सर्कुलर मिले, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सारे धर्मों का आदर करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। हालांकि मैंने 8 साल में पहली बार सुना है, पर ये अभी गाइडलाइंस आई है इन लोगों के लिए। ठीक है, फिर भी ये मतलब बीच में मत बोलिए यार, आपको पूरा टाइम मिलता चलिए, है। ठीक है। आप मेरे से 2 मिनट ज्यादा लीजिए, ठीक पर है। बीच में नहीं बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था मैं तो कि याद स्टेटमेंट याद दिला रहा था अरुण जी आपको। अरे यार, फिर आप है, याद शैलेंद्र दिला रहे जी, हो, ठीक हमें है। सब याद है। और आप जरा संयम रखें यार। किस याद दिला रहा हूं मैं आपको, इनके जो गुलदस्ता है उसमें कांग्रेस के लोग मिल जाएंगे आपको, टीएमसी के मिल जाएंगे, आप पार्टी का नाम लीजिए। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको 3 महीने पहले तक ये पानी पी पी के कोसते हैं, भ्रष्ट बताते हैं उनको, शारदा चिट फंड में उनका नाम बताते हैं। और इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें से गुजरो, एक ये भगवा बीजेपी लिखा हुआ पट्टा पहनो, आप शुद्ध आदमी बन जाएंगे। ये ऐसे लोग हमें बता रहे हैं कि वो बीएसपी के लोग क्यों आ गए और बार बार क्यों आ रहे हैं। देखिए, इनके अलायंस की हालत सुनिए। अब आप जोड़ तोड़ की सरकार, मतलब आपके पास बहुमत जरूर है, अलायंस देखिए आप। इनका सबसे पुरानी अलायंस था अकाली दल, कहां पाया जाता है आजकल। इनका सबसे सगा भाई अलायंस था शिवसेना, उसका एड्रेस क्या है आजकल। मतलब अलायंस को पनपने लेकिन नहीं देते। विचारधारा से इतना अलग हटकर तो पूरा अहंकार है। बागीचा आपने भी सजा लिया ना इतना महाराष्ट्र में। अहंकार अरुण जी, है इनको। आप बीजेपी के गुलदस्ते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो बागीचा आप लोगों ने सजाया है वो क्या है? क्योंकि आपने जिक्र शिवसेना का किया, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मैं तो अभी ये इनकी जो कह रहे हैं ना, ये जोड़ तोड़ की सरकार, उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। और उस जवाब में ये सब शामिल है कि ऐसे आदमियों को प्रवचन करने का कोई हक नहीं है जिन्होंने दूसरी पार्टियों में प्रलोभन देके, लालच देके, मंत्री पद देके, चौड़े में उनको इस्तीफा दिलवा के, दोबारा जितवा के, मंत्री दोबारा बनवा के, ये सारे क्रियाक्रम पिछले 7 साल में किए हों, और वो अचानक हमें गीता के प्रवचन देने लगे कि बीएसपी के 6 एमएलए आपके यहाँ क्यों आ गए। ये तो कोई तर्क नहीं है ना इस बात में। और आप मुद्दों की बात करें, आंकड़ों के साथ बात करें, आप लगातार दुष्प्रचार के हिसाब से प्रोपेगेंडा करें, उससे काम चलेगा नहीं चल रहा है, लगातार दिख रहा है, फिर भी आप जिद नहीं छोड़ रहे हैं, उसी पे लगे हुए हैं। आपके गलती से मुंह से निकल गया कि कोऑपरेटिव बैंक वाले तो माफ कर दिए, वरना आप जनरली ये कहते हैं किसानों को कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आप नहीं, जो सच्चाई है हम तो उस पे रहते हैं अरुण जी, हम सच्चाई पे रहते हैं। हाँ, नहीं, वो सच्चाई हमने 20 बार सुनी है। आप स्पष्ट एक स्टेटमेंट देते हो किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि मेरे पास आंकड़े हैं कितने लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, कितने। अच्छा, और ये सब आपने सिर्फ सहकारिता से जिन्होंने लोन लिया है उसका कर्जा माफ सामने किया आएगा। और तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, आप आज की बात कीजिए। आज का दिन एक विशेष दिन है, आइंदा से सबक लीजिए। ये तिकड़मबाजी, इस पे अब कोई शक नहीं रह गया है शैलेश भाई। अगर आप सचिन पायलट का कैरियर बनाना चाहेंगे, सचिन जी का, सुभाष चंद्र जी 3 दिन पहले कह रहे थे, अभी आप बन रहे हैं संत। 3 दिन वो कह रहे थे कि ये 2023 में सचिन जी के लिए आखिरी मौका है, मुझे सपोर्ट कर दे। तो मुझे नहीं पता उनने आपके नेताओं से पूछा या नहीं कि मैं सचिन जी का
राज्याभिषेक कर रहा हूँ 2023 में। अरे और वो उन्होंने निर्दलीय कहा, उम्मीदवार है, उनकी खुद की अपनी उन्होंने वही कहा, सुनिए निर्दलीय उम्मीदवार है वो, ये क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, और सचिन जी ने निर्दलीय जैसे हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता है, और सचिन जी ने उनको सलाह दी कि से सम्मान आप चले जाएं और इन बातों में कुछ नहीं रखा। लेकिन इनको यकीन नहीं आता है, इनको लगता है सचिन जी और गहलोत साहब और लड़ाई जंग असंतोष सिर्फ वो दिखाई देता है। सचिन जी हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट नेता है, कमाल का पोटेंशियल है उनमें, फ्यूचर के लिए लंबी जिंदगी पड़ी है उनकी। हमको जब सदुपयोग उनका करना होगा करेंगे, आप उनकी चिंता छोड़ दें, अपनी कर ले तो बहुत अच्छा है। ये घनश्याम तिवारी जी की आज जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के मुद्दे उठाएंगे, इतने कद्दावर नेता हैं, मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पे इज्जत करता हूँ, बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, 1980 से उनने काम किया है। हाँ। इनने पिछले 6 साल में उनको कितने इज्जत से रखा है, ये क्या दुनिया को पता नहीं है? पूरी जनता को हाशिए पे रखा है बिल्कुल। और इस बीच वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कुछ समय के लिए कांग्रेस में भी आए और अब वापस गए हैं। ठीक है, हमें हमारी शुभकामनाएं उनको, लेकिन दूसरों की बातों पे टीका टिप्पणी करना और अपने घर में जो आंगन में हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी में, और मैं तो अगेन मैं इसमें रुचि नहीं है मेरी कि इनके यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कम से कम जवाब ले लेते हैं। चैलेंज जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, जो अरुण जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अरुण जी ना तो अपने विधायकों के स्टेटमेंट सुनते हैं, ना इन्होंने, अरे सुनो मेरी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुन लो आपने ना तो आप अपने विधायकों के स्टेटमेंट सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, जो सारे स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में, आपके 20 से ज्यादा विधायक नाराज थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। लेकिन शैलेंद्र जी, अब सोचने वाली बात आपके लिए ये है ना कि आप तमाम विधायकों के उन स्टेटमेंट का जिक्र करते रहे, असंतोष की बात करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ और दिख रहा है। शैलेंद्र जी, पराग जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार विधायकों के बयानबाजियों का जिक्र तो करते रहे, लेकिन नतीजा तो कुछ और दिख रहा है ना सर। अगर नाराजगी है तो या तो उसको दूर किया गया है, और अगर दूर किया गया है तो जाहिर तौर पर कि जो असंतोष था वो खत्म हो गया। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं पराग जी, जो असंतोष था, नाराजगी थी, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रलोभन के द्वारा, अनैतिक वादों के द्वारा, आप देखिए किस बात पर उनको तैयार किया गया है, खान आवंटन से लेकर उनके मुकदमों की वापसी तक आप देखिए बातचीत हो रही है। तो लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की है, जो शुरू 3.5 साल से जो सिर्फ जोड़ तोड़ की सरकार चला रही है। आपने इनके जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि बीएसपी के विधायक आ गए, बहुत अच्छा आ गए, हम तो स्वागत कर रहे थे, हमें क्या, आपने लिए, आपने उनको मर्जर किया, बहुत अच्छा, लेकिन उनके स्टेटमेंट तो देखिए किस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपमानित महसूस करते हैं। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहा है। आपने राजस्थान की जनता, स्वाभिमानी जनता का आपने विश्वास खो दिया है। आपने 3 बाहरी व्यक्तियों को लाकर और जो आप राज्यसभा में भेज रहे हो, वो आप जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है। चैलेंज जी, अशोक गहलोत के सामने रणनीति राजस्थान में काम नहीं कर रही है क्या बीजेपी की? चैलेंज जी, मिस्टर अल्फांसो आपके मोहल्ले में रहते हैं क्या? अरे आपके तो मैं गिनाऊं, आपके मनमोहन सिंह जी कहाँ कर रहे हैं? आपके भी गिना दूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। चलिए, अब भटकते नहीं है सर, लेकिन शैलेंद्र जी, ये राजस्थान में बीजेपी की रणनीति को क्या हो जाता है सर? शैलेंद्र जी, राजस्थान में बीजेपी की रणनीति को क्या हो जाता है? काम नहीं कर रहे क्या? जादूगर क्या है? के पास नहीं रहते होंगे। छोटे वेणुगोपाल जी कहाँ के हैं आपके? वेणुगोपाल जी कहाँ के? अरे आपके तो 90% जो आपने सांसद भेजे वो राजस्थान से नहीं भेजे आपने, और उन व्यक्तियों को भेजा है जो कभी ना तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, ना कभी लोकसभा का चुनाव जीता है। वो राजस्थान की आवाज क्या बनेगी? तो हम तो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो निश्चित रूप से जीतेंगे, और राजस्थान की जनता का जो स्वाभिमान है, जनता की जो आवाज है, कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान है राजस्थान की जनता का, उसको राज्यसभा में सर, वो तो हम पहले भी कह रहे थे, उनकी जीत तो पक्की, आप भी कह रहे थे, अरुण शर्मा जी भी इस बात को मान रहे थे, और वो भी कह रहे हैं कि आपका जो एक प्रत्याशी जीत रहा था आप उस पर कायम रहते, और बाकी जो आपने तिगड़म लगाने की कोशिश की उसमें आप फेल हुए हैं, इस बात को आप मानिए।
पराग जी, कोई तिकड़म नहीं थी। हमारे पास 30 सरप्लस वोट थे। हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुभाष चंद्रा जी को हमने समर्थन दिया। इसमें तिकड़म की क्या बात है? और जो आप देखिए उनके जो स्टेटमेंट आए, आप देख लीजिए, इन्हीं के कांग्रेस के विधायकों ने, संयम लोढ़ा जी हो, वेद प्रकाश सोलंकी जी, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कोई फोन नहीं आया। तो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात हमेशा आरोप लगाते थे, वो आज सिरे से खारिज हो चुकी है। ये हॉर्स ट्रेडिंग बल्कि मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में हो गई है। जो मुख्यमंत्री जी इन सबको घेर के इनको क्या प्रलोभन दिया है, अब देखते हैं आगे। 1.5 साल बाद जो इन्होंने वादे किए थे, घोषणाओं ने, इनके खुद के विधायकों के बयान है कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ बातें करते हैं, घोषणा के मुख्यमंत्री है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। 1.5 महीने में हमको गांव जनता के बीच में जाना है, किस मुंह से जाएंगे? तो उन्होंने सारी बातें कह दी है, विपक्ष ने नहीं कहा, उनके खुद के विधायकों ने सारी बातें कही है। ये देखिए आप बताया जी। अब आखिर में एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा आप दोनों से। अरुण शर्मा जी, आपके पास में आ रहा हूं। राज्यसभा के नतीजों से अभी जो तस्वीर साफ हो रही है, क्या संदेश है आगे की राजनीति के लिए राजस्थान के अंदर? देखिए पराग, ये जो एक पड़ाव था राज्यसभा के चुनाव, जिसमें तीनों सांसद उम्मीदवार हमारे जीत गए जैसी कि उम्मीद थी, और हमें तो संशय कभी था नहीं, लेकिन बीच बीच में लोगों को संशय रहा होगा। ये एक पड़ाव था, मैंने जैसा कहा। अब यहां से 1.5 साल इस सरकार का और बचा है। लगभग 80% संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड साबित कर चुके हैं, उसको हमने लोगों को दिखाया भी है। ठीक है। जो बचे हुए काम हैं, एक्सलरेट गति से एक सशक्त टीम बनके एक बार फिर हम भावनात्मक तौर पे सब एक महसूस करते हैं। और जो राजस्थान की जनता का जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जिनका देश में चर्चा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, नवाचार हैं जो पहली बार हो रहे हैं, उनको और आगे बढ़ाएंगे। और जो आखिरी सिरे पे आदमी खड़ा है, उसकी चिंता करते हुए कांग्रेस एक बार पुनः समर्पित होगी और आवाज बनेगी। ठीक है शैलेंद्र जी, संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। रणनीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, समय समय पे नवाचार होते रहते हैं और हमारी हमेशा बैठकें होती रहती है, उसमें समीक्षा होती रहती है। आप देखिए, आज राजस्थान की जो स्वाभिमानी जनता है वो ठगा सा महसूस कर रही है, धोखा सा महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 भारी प्रत्याशियों को दिया है, राजस्थान पे थोपा है, और राजस्थान की जनता की आवाज जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के जाकर वहां पे रखेंगे। और जहां तक इन्होंने बताया कि हमारी बहुत अच्छी विकास की योजनाएं, सुशासन चल रहा है, मेरे को लगता है कि ना तो ये अखबार पढ़ते हैं अरुण जी, ना तो ये डेटास के बारे में जानते हैं। भ्रष्टाचार में चरम पर है राजस्थान। आप देखिए, बेरोजगारी में पहले दूसरे नंबर पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, चलिए प्रोपोगेंडा जो आप बता रहे थे ना, कि प्रोपोगेंडा करके भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा नहीं करती, सच्चाई बताइए कि राजस्थान की आज हालत यही कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आप देखिए, चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय समय पर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ग्राउंड पर उतरे और कम से कम आप लोग आवाज उठाएं, सदन के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी, ताकि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हो रहे हैं जनता को हकीकत भी पता लगे और जनता के कामों के लिए, विकास के कामों के लिए दोनों पार्टियां अग्रसर रहें, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। आज समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जो तस्वीर, जो पिक्चर साफ हो रही है राज्यसभा चुनाव के नतीजों की, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि राजस्थान में जादूगर का जादू एक बार फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। उधर बीजेपी इसे नैतिक हार बता रही है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उम्मीदवार बाहरी हैं। ये आरोप बीजेपी का है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।